नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, KBS परीक्षा, अन्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षा सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 कब पारित हुआ? तो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 4 जनवरी 2022 को पारित हुआ था। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। दिल्ली विधानसभा में वहाँ के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जो हैं, दिल्ली के मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री हैं। तो इन्होंने जो है दिल्ली विधानसभा में शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 को प्रस्तावित किया, पेश किया और बताया कि इस विश्वविद्यालय के बनने के पश्चात यहाँ पर शिक्षकों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह वास्तव में विश्व गुरु बनने का जो भारत का सपना है वह साकार हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय विधेयक 4 जनवरी 2022 को पारित हुआ। और यह विश्वविद्यालय बनेगा कहाँ, यह भी प्रश्न आ जाता है। तो नई दिल्ली के बक्करवाला गांव में। कहाँ पे? बक्करवाला गांव में यह विश्वविद्यालय बनेगा और यह एक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक लाया ही गया है। और कुल 12 एकड़ जमीन में बनाया जा रहा है और यहाँ पर अध्ययनरत 5000 शिक्षकों की व्यवस्था होगी। मतलब 5000 जो है प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है? तो मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना PM श्री स्कूल्स है। PM श्री स्कूल्स है और PM श्री स्कूल योजना को लाने का उद्देश्य है कि देश भर के लगभग 14,500 स्कूलों को जो है उच्चीकृत करके वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इस योजना की घोषणा की गई। ये भी पूछा जा सकता है कि PM श्री स्कूल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो PM श्री स्कूल का पूरा नाम है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और इसके तहत देश भर के लगभग 14,500 मतलब 14,514 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर बने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। तो लद्दाख में जो है डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। यहाँ लद्दाख लिखा गया है, लद्दाख है, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, और यह लद्दाख में बनेगा कहाँ पे?
तो लद्दाख में एक स्थान हनले या हानले भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, हनले, तो यह लद्दाख के हनले में स्थापित किया जाएगा। अब इसको जो है वहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व बनवा कौन रहा है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है लद्दाख के हनले में यह बनाया जा रहा है। और डार्क स्काई रिजर्व बेसिकली होता क्या है? तो डार्क स्काई रिजर्व जो है एक ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहाँ पर कोई एक बड़ा पार्क हो, ठीक है। तो एक ऐसे जगह बनाया जाता है डार्क स्काई रिजर्व पार्क, जहाँ पर जो है कृत्रिम प्रकाश जो होता है, कृत्रिम प्रकाश जो होता है वह न हो। कृत्रिम प्रकाश मतलब बिजली, लाइट जो भी है, ठीक है, उसके द्वारा जो लाइट उत्पन्न होती वह न हो, और वह केवल जो है नेचुरल प्राकृतिक प्रकाश के द्वारा सुशोभित हो। लद्दाख में एक अभ्यारण्य है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है? लद्दाख में, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए लद्दाख। हमारा इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल में ही किस सेना ने नए ध्वज का अनावरण किया है? तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि भारत में जो है सेना के 3 अंग होते हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो अभी हाल में ही जो है नौसेना ने अपना जो है पुराना ध्वज, जो अंग्रेजों के समय का जो ध्वज होता था, उसे हटाकर जो है एक नया ध्वज लागू किया है, या उसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया है। कब कराया है? 2 सितंबर 2022। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के लिए एक नए ध्वज का अनावरण किया। यह भी प्रश्न आ सकता है, यह अनावरण कहाँ पे किया गया? तो यह अनावरण जो है केरल में, यह अनावरण केरल के कोच्चि में, केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो और इसी दिन 2 सितंबर को ही जो है आईएनएस विक्रांत को भी नौसेना को सौंपा गया था, ठीक है। जो जेम्स क्रॉस झंडा होता था नौसेना का, उसको हटाया गया। अब जो है जो नौसेना का झंडा, उसके बाईं ओर जो है हमारा तिरंगा है, और दाईं ओर जो है एक अष्टकोणीय चिन्ह बनाया गया है, और वह अष्टकोणीय चिन्ह जो है इस चीज को प्रदर्शित करता है कि यह 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यह झंडा जो है मराठा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। नया ध्वज जो है मराठा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। और इसमें जो है एक आदर्श वाक्य जो इसका लिखा है, सम नो वरुणः, सम नो वरुणः जो है इस पे आदर्श वाक्य लिखा गया है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो मिजोरम इसका सही आंसर है। मिजोरम विकल्प भी हमारा सही आंसर है। असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद की जो एक अंग्रेजों के समय से ही समस्या चली आ रही है, उसका आपसी हल निकालने के लिए उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य पर अपना हस्ताक्षर किया है। और यह जो है हस्ताक्षर 9 अगस्त 2022 को किया गया है। और इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो सीमा विवाद है उसको आपसी वार्ता के द्वारा, आपसी विचार विमर्श के द्वारा हल कर लिया जाए और उसका तत्कालिक समाधान हो जाए, जिससे दोनों राज्यों में कटुता के संबंध जो हैं वह
न बढ़ने पाए। असम मिजोरम जो है कुल 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सर्वाधिक बैठकें होना चाहिए था। यहाँ पे सर्वाधिक बैठकें किस विधानसभा के द्वारा आयोजित की गई? तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने जो अपनी 2021 की सूची जारी की है उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा 2021 में केरल की विधानसभा ने बैठकें आयोजित की, जिनकी संख्या 61 थी। सबसे ज़्यादा केरल ने 61 दिन विधानसभा की बैठकें आयोजित की। और दूसरे नंबर पर ओडिशा रहा जिसने कुल 43 दिन अपनी बैठक आयोजित की। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च क्या है? तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो है एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है। एक गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। और इसको बनाने का या इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो भारत में विधायी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से सूचित करना, अधिक पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। विकल्प बी केरल हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना का शुभारंभ किया गया है। निपुण योजना का शुभारंभ किया गया है। निपुण एक NIPUN ये है आपका निपुण। तो निपुण का अगर पूर्ण रूप देखा जाए तो नेशनल, एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग निर्माण वर्कर्स क्या फुल फॉर्म है निपुण का? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, यह इसका जो है फुल फॉर्म है। और इसको जो इस परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया। इसे किसके तहत शुरू किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको आप संक्षेप में DAY के नाम से जानते हो। और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको हम लोग NULM के नाम से जानते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। और इस परियोजना के कार्यान्वयन में जो है, इस परियोजना का जो कार्यान्वयन कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम जो है इस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है, उसके लिए भागीदार है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है? 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के मध्य से प्रशिक्षित करना। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है पर्वतमाला परियोजना की घोषणा
किस बजट में की गई थी? तो पर्वतमाला परियोजना की घोषणा जो है वित्त मंत्री के द्वारा 2022-23 के बजट में की गई थी। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। 2022-23 के बजट में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई और इसको ट्रिपल पी के आधार पर, ट्रिपल पी का क्या अर्थ होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसको ट्रिपल पी के आधार पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना को जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उसमें उनको शुरू किया जाएगा। और इस बजट में जो है 60 किलोमीटर लंबाई के लिए, 60 किलोमीटर रोपवे के लिए लंबाई के रोपवे के लिए 8 रोपवे बनाए जाएंगे जिनकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। 6 जनवरी 2022 को, कब? 6 जनवरी 2022 को नेपाल के साथ एक समझौता किया गया। किस लिए किया गया? महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए। और यह पुल जो है उत्तराखंड में एक स्थान है धारचूला। तो धारचूला में महानदी तट पर बनाया जाएगा। अच्छा, महानदी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। महानदी को काली नदी और शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी और शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो धारचूला से यह पुल कहाँ तक जाएगा? तो यह उत्तराखंड में धारचूला से बनेगा और नेपाल का दारचूला है एक स्थान, नेपाल में है दारचूला, तो दारचूला को जोड़ेगा, धारचूला से दारचूला, ठीक है, यहाँ तक यह पुल बनाया जाएगा। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का 2022 की रैंकिंग में 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब हमें देखना कि जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी किया गया है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें 4 विकल्प दिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें पहला विकल्प है, समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान IIT मद्रास का रहा। तो इन्होंने जो विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग जारी की है उसमें जो है समग्र श्रेणी मतलब ओवरऑल में जो है IIT मद्रास का स्थान रहा, यह सही है। दूसरा विकल्प है, इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान IIT मद्रास का रहा। तो समग्र श्रेणी में भी IIT मद्रास आगे था और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी IIT मद्रास आगे रहा, यह विकल्प भी सही है। हमारा सी विकल्प है, चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ का रहा, यह गलत है। चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, जिसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, तो एम्स नई दिल्ली का चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान रहा। तो यह हमारा सही आंसर है और गलत विकल्प है। तथ्य इसमें गलत है, आंसर हमारा सही, चूंकि पूछा गया क्या सही नहीं है। तो विकल्प डी हमारा कॉलेज श्रेणी में प्रथम स्थान मिरांडा हाउस नई दिल्ली का रहा, यह भी हमारा सही है कि कॉलेज श्रेणी में जो पुरस्कार दिया गया मिरांडा हाउस नई दिल्ली को प्रदान किया गया है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान किसका रहा? एम्स नई दिल्ली का। अब देखिए, कभी कभी पूछा जाता है प्रबंधन श्रेणी में, प्रबंधन
श्रेणी में पूछा जाता है तो प्रबंधन श्रेणी में अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी अहमदाबाद का प्रबंधन श्रेणी में पहला स्थान रहा। अच्छा, अगर विश्वविद्यालय श्रेणी में पूछा जाए, विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किसका था? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान को एक श्रेणी में और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, अनुसंधान श्रेणी में, रिसर्च के क्षेत्र में भी जो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, अगर फार्मेसी के क्षेत्र में पूछा जाए कि फार्मेसी के क्षेत्र में प्रथम स्थान इस रैंकिंग में किसे मिला है? तो जामिया हमदर्द, जामिया हमदर्द कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर वास्तुकला या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में पूछा जाए, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आईआईटी रुड़की है। और अगर कानून के क्षेत्र में पूछा जाए कि कानून के क्षेत्र में, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है, यह आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ठीक। और अगर डेंटल के लिए पूछा जाए कि डेंटल के लिए, तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज कहाँ पे है? यह चेन्नई में है, ठीक है। तो यह जो है राष्ट्रीय संस्थागत राष्ट्रीय फ्रेमवर्क द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है 2022 की, उसमें जो है विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग थी, प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग कब जारी की गई थी? यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता। तो 15 जुलाई 2022 को जो है यह रैंकिंग जारी की गई। अगर पूछा जाए कौन सा संस्करण था, तो यह 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। हमारा अगला प्रश्न है, 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हमें देखना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने इसे जारी किया है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, तो बताना कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इसमें 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, बड़े राज्यों की श्रेणी में, छोटे राज्यों की श्रेणी में और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में। यह पुरस्कार यह सूचकांक कब जारी किया गया? 7 जून 2022 को यह सूचकांक जारी किया गया है और यह चौथा सूचकांक है, मतलब सूचकांक का चौथा संस्करण है। तो बड़े राज्यों में अगर पूछा जाए, हम संक्षेप में आपको बता रहे हैं, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान मिला तमिलनाडु को, मिला। द्वितीय स्थान अगर पूछा जाए तो गुजरात को मिला। तृतीय स्थान किस पूछा जाए तो महाराष्ट्र को मिला, ठीक। और अगर छोटे राज्यों में पूछा जाए, छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मिला है गोवा को, द्वितीय स्थान मिला है मणिपुर को, तृतीय स्थान मिला है सिक्किम को। और केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए, तो जम्मू कश्मीर को मिला है, जम्मू और कश्मीर को मिला है प्रथम स्थान, दिल्ली को मिला है द्वितीय स्थान और चंडीगढ़ को मिला है तृतीय स्थान। और अगर उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में आता है,
तो उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। ठीक है, अलग से भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न आता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यह मनाया जाता है 7 जून को। अब 7 जून को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो विषय था, थीम उसकी जो थी, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है, और यह जो रैंकिंग जारी की जाती है वह कुल 5 मानकों पर जारी की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ एक चीज़, सॉरी मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दिया। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, बड़े राज्यों की श्रेणी प्रथम स्थान तमिलनाडु का रहा, तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान गोवा का रहा, यह भी विकल्प सही है। विकल्प सी है केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर चंडीगढ़ रहा, यह गलत है। चंडीगढ़ जो है तृतीय स्थान पर रहा, प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर, द्वितीय स्थान पर दिल्ली रहा। हमारा अगला प्रश्न है, विकल्प है बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है, यह भी सही है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। 15 अगस्त 2022 को जो है भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, और उसके उपलक्ष्य में 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा एक पहल लॉन्च की गई थी, जिसको हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम से जानते हैं, जिसको कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है इंडिया। ठीक है, इंडिया @75, इसका जो चिन्ह है इंडिया @75 है, इसका अमृत महोत्सव का एक हिसाब से चिन्ह है। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। हाँ, इसके कुल 5 स्तंभ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के कुल 5 स्तंभ हैं। पहला स्वतंत्रता संग्राम, अभी किसी परीक्षा में पूछा गया इसलिए बता दे रहा हूँ, स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर विचार। तीसरा है 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर आपकी क्या उपलब्धियां रही। चौथा है 75 वर्ष पर कार्रवाइयां, आपने क्या क्या कार्रवाइयां की। ठीक है, और अगला है 75 वर्ष पर संकल्प, मतलब 75 वर्ष, पहला स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा है 75 वर्ष पर विचार, तीसरा है उपलब्धियां, चौथा कार्रवाइयां और 5वां है संकल्प। हमारा अगला प्रश्न है, 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कब? 24 अगस्त 2022 को किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस अस्पताल का? कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र। तो यह जो है इसका नाम है आपका होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र। और यह अनुसंधान केंद्र बना कहाँ पे है? तो यह बना है आपके पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में एक स्थान है साहिबजादा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साहिबजादा अजीत सिंह नगर, अजीत सिंह नगर। ठीक है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, यह मोहाली के अंतर्गत आता है और कुल लगभग 600 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। और इसकी अगर देखा जाए बेड क्षमता कितनी है, तो यह 300 बेड का अस्पताल बनाया गया है। और यह केंद्र प्रायोजित योजना थी, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसको जो है
पंजाब में बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि पंजाब एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के जो लोग हैं, कैंसर से पीड़ित लोग हैं, कैंसर के मरीज हैं, उनको बाहर अपने इलाज के लिए न जाना पड़े और वह अपने आसपास ही इलाज करा सकें। अच्छा, इसका निर्माण करता कौन है? टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर जो है इसका निर्माण करता है। कभी कभी पूछा जाता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर बासुकी क्या है? सुपर बासुकी क्या है? तो सुपर बासुकी जो है भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और ये जो सुपर बासुकी है इसका उद्घाटन 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन जो है रेल मंत्री, कौन है रेल मंत्री हमारे? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। इस ट्रेन की कुल लंबाई ही 3.5 किलोमीटर है। इस ट्रेन की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसमें कुल 295 डिब्बे हैं। डिब्बों की संख्या कितनी है? 295 डिब्बे हैं। और इसका जो अगर वजन देखा जाए तो 25,962 टन इसका वजन है। यह ट्रेन जो है सबसे पहले जो है कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। कोरबा से चलेगी, ठीक है, और जाएगी राजनांदगांव। राजनांदगांव कहाँ पे है? यह है नागपुर में। राजनांदगांव नागपुर में, यहाँ तक यह ट्रेन चलाई जा रही है। और अगर देखा जाए जो 5 सामान्य मालगाड़ियाँ होती हैं तो 5 सामान्य मालगाड़ियों को मिलाकर जो है सुपर बासुकी को तैयार किया गया है। और एक बार में 27,000 टन कोयला जो है इससे ढोया जा सकता है। तो 27,000 कोयले में 3,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट जो है दिन भर चलाया जा सकता है। तो विकल्प भी भारत की सबसे लंबी एवं भारी मालगाड़ी का नाम है सुपर बासुकी। और इसमें कुल 5 इंजन हैं। इस मालगाड़ी में कुल 5 इंजन भी लगाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। तो हाइड्रो प्लस सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है। और एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन हवाई अड्डा है। कौन सा है? वह कोचीन हवाई अड्डा है। ठीक है। और ये जो यहाँ पर पनबिजली और सौर ऊर्जा लिखा हुआ है तो सौर ऊर्जा का केवल 6% रहेगा। 94% किसका रहेगा? हाइड्रो पावर का, पनबिजली का यहाँ पर योगदान रहेगा। 1 जून 2022 से यह हवाई अड्डा इससे सौर ऊर्जा और पनबिजली से संचालित हो रहा है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है। तो अप्रैल 2022 में कब? 17 अप्रैल 2022 को 17 अप्रैल 2022 को रेडियो अक्ष के नाम से दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ से लॉन्च किया गया है? नागपुर से लॉन्च किया गया। ठीक है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। विकल्प
पी हमारा सही आंसर। कब लॉन्च किया गया है? 16 अप्रैल 2022 को यह लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? विदेशों में काम करने के इच्छुक जो युवा हैं उनको गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, खाड़ी देशों के लिए जो युवा नौकरी करने के इच्छुक होते हैं तो उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, वहां पर उनको सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ जो विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए जो है, इस प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान, कौशल विकास संस्थान के बीच में समझौता किया गया है। ठीक है। और 16 अप्रैल 2022 को जो इसकी घोषणा किसने किया था? तो केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ठीक है, उन्होंने इसकी घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लैटिन अमेरिकी देश में सितंबर 2022 में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो वह मैक्सिको। मैक्सिको नामक लैटिन देश में जो है 3 सितंबर 2022 को स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला ने जो है इसका अनावरण किया गया है। और लैटिन देश जो है ऐसे देशों के समूह को बोला जाता है जहां पर पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, मध्य अमेरिका के जो देश हैं, मैक्सिको है, वेस्ट इंडीज है, कैरेबियाई समूह के जो देश हैं, ये सभी लैटिन अमेरिकी देश के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद कहां पर आयोजित किया गया? तो अप्रैल 2022 में 11 अप्रैल 2022 को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्र स्तरीय संवाद वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वहां पर आयोजित किया गया। और इस वार्ता में जो भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो राजनाथ सिंह जी और एस जयशंकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विकल्प बी वाशिंगटन डीसी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जर्मनी में किया गया। कहाँ पे किया गया? जर्मनी में किया गया। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। 24 अगस्त 2022 को पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन जर्मनी में किया गया। और जो ट्रेन है इसका नाम है कोरोडिया आइलिट जो है, लिट या लिंट जो है, ठीक है, इस ट्रेन का नाम है जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन है। और इसका संचालन जो है जर्मनी के लोअर सैक्सोनी प्रांत के कुक्सहेवन, ब्रेमर बोर्ड और बक्सहुड करके स्थान है। ठीक है, इन 4 स्थानों पर जो इसका संचालन किया जाएगा। और इन शहरों के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है, मतलब 100 किलोमीटर के मार्ग पर यह है ट्रेन संचालित हो रहे। जो रेलगाड़ी में ईंधन सेल लगे हुए हैं, इस रेलगाड़ी में ईंधन सेल लगे हुए हैं जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के
संयोजन से बिजली उत्पन्न करते हैं। और इसकी गति अगर पूछ लिया जाए कभी तो लगभग 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात अपने विचारों से हमें अनुग्रहित जरूर कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।